क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रखा है कि एक कण जिस पर एक फोर्स लग रही है F इज इक्वल्स टू सी एक्स। ये फोर्स लग रही है कि प्रभाव में x बराबर 0 से x इक्वल्स टू x1 तक चलता है। इस प्रक्रिया में किया गया कार्य कितना होगा। देखिए, आपको पता है कि F के आगे x लिखा हुआ और x वेरिएबल है, तो आप लोगों को यह चीज बता रखी है कि कार्य दो प्रकार से निकाला जाता है, अंडर द कांस्टेंट फोर्सेस और अंडर द वेरिएबल फोर्सेस। और अगर नियत बल में हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है आपको, परंतु अगर कभी भी क्वेश्चन आता है वेरिएबल फोर्सेस का तो हमेशा उसको इंटीग्रेट के तरीके से निकालते हैं। यानी इस क्वेश्चन में आपको फोर्स के आगे एक्स दे रखा है, यानी एक्स की वैल्यू जैसे चेंज होगी वैसे वैसे फोर्स चेंज होगा। तो यानी वर्क डन निकालना है अंडर द वेरिएबल फोर्सेस, यानी चर बलों के अधीन कार्य। तो फॉर्मूला होगा हमारे पास में W इज इक्वल्स टू एफ डी एक्स लिख दिया हमने, और इंटीग्रेशन की लिमिट हमने कह दी यहां पर x1 से लेकर x2। अब जरा ध्यान से देखिएगा, f की वैल्यू आपको दे रखी है cx, x1 और x2 की वैल्यू दे रखी है 0 से लेकर x1 तक। अगर मैं ये वैल्यू एलिमिनेट करता हूं, 0 से x1 हो गया, f की वैल्यू हो गई cx और यहां हो गया dx। कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं, अंदर बच जाएगा हमारे पास में 0 से x1 तक और ये बना हमारे पास x dx। आप लोगों को पता है x की पावर 1 का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2 होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं c। ये बन जाएगा आपके पास में x स्क्वायर अपॉन 2 और लिमिट जो होगी हमारे पास 0 से लेकर x1 तक, 2 बाहर आ जाएगा, तो ये हो गया हमारे पास c अपॉन 2 और x1 स्क्वायर माइनस c। अब देखिए, c अपॉन 2 ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है हमारे पास में, यानी कांस्टेंट के साथ कांस्टेंट लिखा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं W इज इक्वल्स टू c लिख दिया हमने, और ये आपके पास बन जाएगा x1 स्क्वायर। अब देखिए इसमें कौन सा आंसर मैच कर रहा है आपके पास, c x1 स्क्वायर। यहां पर देखिए, इसको मैं एक काम करता हूं, यहां से इसको हम यहां से हटा देते हैं क्योंकि दोनों ऑप्शन एक जैसे हैं, तो हम कहेंगे बी ऑप्शन जो हमारे पास है फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक वस्तु का संवेग 50% बढ़ा दिया जाता है, यानी अगर किसी भी बॉडी का मोमेंटम 50% इंक्रीज कर दें तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में कितना परसेंटेज चेंज होगा, ये निकालना है। दो मेथड से, दोनों मेथड से मैं आपको करके बताता हूं। देखिए, सबसे पहली चीज हमें यह पता है कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन K इज इक्वल्स टू होता है P स्क्वायर अपॉन 2m। ये हो गया, और 2m जो है ये कांस्टेंट नंबर है क्योंकि बॉडी का मास कभी चेंज नहीं होता, तो हम ये कह सकते हैं कि K डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, P स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले की मदद से दो मेथड बता रहा हूं, जो आपको अच्छा लगे वो मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1 जो 11th क्लास के अंदर में किया जाता है। अब बच्चा कहे सर हमें निकालना काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज चेंज, क्या निकालना है, डेल्टा के ई डिवाइडेड बाय K1 इंटू करके लिख दिया हमने 100। तो देखिए, डेल्टा के का मतलब क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी ये बनेगा आपके पास K2 माइनस K1 डिवाइडेड बाय हो गया K1 इंटू करके हमने लिखा 100 इक्वल्स टू K2 का मतलब बाद में काइनेटिक एनर्जी। देखिए, 50% मोमेंटम को इंक्रीज कर दिया है, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि हमारे पास में जो मोमेंटम होगा, 100% मोमेंटम तो पहले से ही होता है, 50% और बढ़ा दिया, तो आप ये कह सकते हो कि मोमेंटम 150% हो गया इसमें। तो K2 की वैल्यू की मैं बात करता हूं तो यहां से मेरे पास में कितना आ जाएगा, 150%, जिसको आप लिख सकते हो 1.5p लिख दिया, इसका होल स्क्वायर माइनस करके। K1 का मतलब है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, जब मोमेंटम आपके पास में P था 100%, तो इसको हमने लिख दिया P का स्क्वायर डिवाइडेड बाय K1 यानी P स्क्वायर हो गया, इंटू करके आपने लिख दिया इसको 100। तो देखिए, 1.5 का स्क्वायर करोगे तो ये बन जाएगा 2.25, P स्क्वायर कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा, तो -1 डिवाइडेड बाय 1 है, तो मल्टीप्लाई हो गया आपके पास में कितना, 100। ये इसमें से माइनस होगा तो 1.25 मल्टीप्लाई 100, तो आपका आंसर आएगा 125%। ये तो मैंने आपको बताया 11वीं क्लास में जो मेथड यूज करते हैं वो। अब अगर कंपटीशन की बात करते हैं तो देखिए, मेथड नंबर 2, अगर आपको कंपटीशन के मेथड से सॉल्व करना है, कभी ऐसा क्वेश्चन दे दे
कि मोमेंटम को इतना परसेंट बढ़ा दिया, काइनेटिक एनर्जी कितने परसेंट बढ़ेगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एन की वैल्यू निकालनी है। एन क्या है, जो परसेंटेज दे रखा है। अब परसेंटेज इंक्रीज की बात कर रहा है, तो ये कह रहा है 50%। तो 50% को मैं क्या लिख सकता हूं, 50 डिवाइडेड बाय 100 लिख सकता हूं इसमें। ये आपके पास में आएगा 0.5। तो आप कहोगे एन की वैल्यू आ गई आपके पास 0.5। पहली चीज क्लियर। अब आपसे पूछ रहा है कि काइनेटिक एनर्जी में कितना परसेंट चेंज होगा। तो काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज चेंज जो है, इसकी ट्रिक मैंने आप लोगों को क्लास में ऑलरेडी बता रखी है, और आपके जो लेक्चर वीडियोस हैं उसके अंदर में पूरी तरह से ये बता रखा है कि इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है n स्क्वायर प्लस 2n कर। अब देखिए ध्यान से, n का मतलब हो गया 0.5 का स्क्वायर प्लस करके 2 इंटू n का मतलब है 0.5। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये बन जाएगा 0.25 और प्लस करके बन जाएगा आपके पास 1। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साथ में जाएगा 1.25। अब मुझे परसेंटेज चाहिए, तो लास्ट में जो फाइनल रिजल्ट निकला मेरे पास में, मैं उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा आंसर आएगा 125%। आप चाहो किसी भी मेथड से निकाल सकते हो। ये जनरली मेथड स्कूलों में यूज किया जाता है और कंपटीशन के अंदर में मेथड ये यूज किया जाता है। दोनों ही कंडीशन में हमने देखा कि हमारा आंसर कितना आया, 125। बस सेकंड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास बी ऑप्शन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। एक अप्रत्याशित टक्कर के कारण जो गेंद है कि ऊंचाई से गिरती है और टकराने के बाद 35% इसकी एनर्जी लॉस हो जाती है, तो वापस किस हाइट तक आएगी। देखिए, अगर एनर्जी में लॉस नहीं हो रहा है तो जितनी ऊंचाई से छोड़िए उतनी ऊंचाई पे आएगी, और जैसे जैसे एनर्जी में लॉस होगा आप कहोगे हाइट जो है वो रिड्यूस होगी। तो देखिए कॉन्सेप्ट क्या बनते हैं इसमें। अगर इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हो, मान लिया ये आपके पास में कोई भी एक गेंद है, इस गेंद को अगर हम छोड़ते हैं, ये ऊपर से नीचे आ रही है और यहां पर हमने कोई भी एक सरफेस बना दी, ऐसे ये सतह बना दी। इस सतह पर जब गेंद टकराई तो उससे पहले इसकी जो हाइट थी वो हमारे पास में थी 100 मीटर, 100 मीटर। अब यहां से जब गेंद रिबाउंड होगी, ऊपर की तरफ जाएगी, इतना हमें पता है कि इस दौरान के अंदर में 35% एनर्जी लॉस हो गई। यानी हम ये कह सकते हैं कि 35% एनर्जी जो है वो लॉस हो गई। तो शेष कितनी बची इसके पास में, रिमेनिंग जो एनर्जी बची आपके पास में वो कितनी है, 100 में से 35 माइनस कर दीजिए तो ये आपके पास में बचेगा कि 65% रिमेनिंग एनर्जी है। ठीक है, इसी एनर्जी के साथ में अब ये गेंद ऊपर की तरफ जा रही है। हमें पता है कि एनर्जी लॉस हुई है, उतनी हाइट अचीव नहीं होगी, तो इसकी हाइट हमने कितनी मान ली, h डैश। अब ध्यान से देखिएगा, ऊपर से गेंद आई, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी यानी स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, गेंद जब वापस ऊपर रिबाउंड हो रही है, यहां पर भी पोटेंशियल एनर्जी है, स्थितिज ऊर्जा। बस इतना हम कह सकते हैं कि टकराने के बाद की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो टकराने से पहले की सिर्फ 65% ही रही। ध्यान से देखिएगा मेरी बात को, टकराने के बाद जो पोटेंशियल एनर्जी है वो सिर्फ 65% ही थी इसके पास में। क्यों, 35% लॉस हो गई। तो हम ऐसे कह सकते हैं स्थितिज ऊर्जा पश्चात, आफ्टर, इक्वल्स टू क्या होगा, 65% ऑफ किसका, पोटेंशियल एनर्जी टकराने से पूर्व का। तब समझ में आया, यानी टकराने से पहले जो एनर्जी थी उसका अब 65% ही बचा हुआ। अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता है, m इंटू जी इंटू टकराने के पश्चात h डैश बोल दिया, इक्वल्स टू ये बन गया आपके पास में 65 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई m इंटू जी इंटू एच, क्योंकि मास चेंज होता नहीं है, ग्रेविटी चेंज होती नहीं है, कट गया आपस के अंदर में ये। तो h डैश इक्वल्स टू 65 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई हाइट कितनी है, 100 है, 100 से 100 कट गया, आपके पास में कितना आएगा, 65 मीटर। 65 मीटर टकराने के बाद जो इसकी हाइट है वो 65 मीटर ही रही। क्यों, 35% जो एनर्जी लॉस हो गई। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ। एक वस्तु पर एक कांस्टेंट पावर जो है वो लगती है, जिसके कारण वो एक सरल रेखा के अंदर में गति करता है, एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है।
तो समय t के पदों में के रूप में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होगी। आपको क्या बताना है, देखिए आपको यहां पर यह बताना है कि पावर है कांस्टेंट, मान ली बात इसमें, और आपको यह दे रखा है कि पावर कांस्टेंट है उसके ऊपर में, साथ में आपको बताना है कि s जो है विस्थापन वो t के हिसाब से लिखे तो उसकी पावर n होगी, यानी टाइम की पावर कितनी बनेगी ताकि डिस्प्लेसमेंट s बने हमारे पास। तो आपको सबसे पहले इतना पता है कि पावर दे रखा है तो पावर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखिए पावर इज इक्वल्स टू, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी और कॉस थीटा। क्या मतलब है? थीटा का मतलब है जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है। यहां पर कह रहा है स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो गई हमारे पास। तो अगर मैं आपसे कहूं कि थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी हमारे पास। तो हमने कहा P इज इक्वल्स टू एफ इंटू वी। ठीक है, P कांस्टेंट है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं F इंटू वी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब देखिए F और V को खोलना है पूरी तरीके से S और T के रूप में, तो फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं? मास इंटू एक्सेलरेशन। वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इक्वल्स टू हमारे पास कितना बना? कांस्टेंट। ठीक है, एक्सेलरेशन जो होता है इसको आप क्या लिख सकते हो? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मैं ऐसे कर सकता हूं इसको, देखिए m हो गया और एक्सेलरेशन को s अपॉन टी स्क्वायर कर दिया, ये बन जाएगा मेरे पास s अपॉन टी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब देखो किसी भी बॉडी का जो मास होता है वो कांस्टेंट होता है, तो मास को यहां शिफ्ट कीजिए, ये क्या बन जाएगा? एस स्क्वायर अपॉन टी की पावर 3 इज इक्वल्स टू, एक बड़ा कांस्टेंट आ गया इसके अंदर। ठीक है, इसको उठा के यहां ले जाओ, एस स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी क्यूब हो गया। एस के ऊपर से पावर रिमूव कर दीजिए तो एस प्रोपोर्शनल टी की पावर कितना आएगा? 3/2। देखिए एस जो है उसको टी के रूप में अगर मैं लिखूं तो टी की पावर आएगी 3/2। तो 3/2 कौन सा है? फोर्थ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास में सी ऑप्शन है। क्वेश्चन में जैसा कहा जा रहा है वैसा फॉलो करते जाइए, आपका आंसर 100% निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5वां क्या दे रखा है? 2 किलोग्राम द्रव्यमान पर एक फोर्स लग रही है, इतनी वेरिएबल फोर्स है जिसके कारण वह द्रव्यमान x बराबर 0 से x बराबर 5 मीटर तक विस्थापित होता है। तो उसके द्वारा किया गया जो कार्य है उसकी वैल्यू निकालनी। अब आप साफ देख सकते हैं फोर्स दे रखी है x के रूप में, तो वेरिएबल फोर्स है और लिमिट आपको दे रखी है। तो वेरिएबल फोर्स के लिए थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि W इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन x1 से x2 तक और ये हो जाएगा f dx। वैल्यू पुट कर देते हैं। इंटीग्रेशन की लिमिट आपको दे रखी है 0 से लेकर 5 तक। f आपके पास में है 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7 और ये बन जाएगा dx। इंटीग्रेशन कर देते हैं। इंटीग्रेशन अगर करें तो ये 3 हो जाएगा और ये बनेगा x क्यूब अपॉन 3 प्लस करके 2 x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 7x और लिमिट हो गई हमारे पास 0 से लेकर 5 तक, इक्वल्स टू, यहां चला देता हूं मैं इसमें। तो देखिए ये कट गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, इससे आपके पास में कितना बचा? ये बना x क्यूब प्लस करके x स्क्वायर और माइनस हो गया इसमें 7x, ये बन गया 0 से लेकर 5 तक। अब वैल्यूज पुट कर देनी है आपको इसमें। क्या बन जाएगा? देखो ये वैल्यू डालेंगे, 5 का क्यूब 125 हो गया, प्लस करके ये डाला हमने 25 और माइनस करके हो गया हमारे पास में 35 और माइनस करके तो 0 जाएगा पूरा का पूरा कंप्लीट, 0 से लेकर ये लिमिट दे रखी है। तो क्या बन गया? देखिए 150 माइनस 35 आपके पास में आएगा 115 जूल, यानी इस दौरान में जो वर्क डन हुआ है वो 115 जूल है। तो 5वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास में सी ऑप्शन। इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं तो गलती नहीं करनी है, जैसा क्वेश्चन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग फॉलो करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई भी एक पार्टिकल जिसकी पोटेंशियल एनर्जी इतने जूल है यानी स्थितिज ऊर्जा दे रखी है, आपसे पूछा है कि उसकी साम्यावस्था कितनी होगी। तो साम्यावस्था का मतलब होता है इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब होता है उस पर लगने वाली फोर्स 0 होगी। तो देखिए अगर इस टाइप के क्वेश्चन देखें
तो फोर्स में और पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन क्या है, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की बात करें, F इज इक्वल्स टू होता है माइनस du अपॉन dx। ठीक है, पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर कह रहा है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब होता है कि उस पर लगने वाली जो नेट फोर्स है, परिणामी बल है, उसकी वैल्यू कितनी होगी, जीरो। तो पहले डिफरेंशिएशन कर देते हैं u का, देन उसके बाद इक्वेट करेंगे जीरो के, माइनस डी बाय डी एक्स, u की वैल्यू हो गई हमारे पास 8x² माइनस 4x प्लस 400। तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 16x माइनस 4। अब इसको आपको रखना है जीरो के बराबर, क्यों, नेट फोर्स जीरो है, x की वैल्यू निकालनी है, तो यहां शिफ्ट करो, x इक्वल्स टू 4 अपॉन 6, ये कटेगा 1 अपॉन 4, ये बन जाएगा आपके पास में 0.25 मीटर आप कह सकते हो इसमें, क्यों, एमकेएस में चल रहा है, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है 0.25 मीटर है, तो 0.25 कौन सा, देखिए छठे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास में बी ऑप्शन हुआ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7वां देखिएगा, क्या दे रखा है, एक 50 ग्राम द्रव्यमान की बंदूक की गोली 10 मीटर पर सेकंड के वेग से गति करती हुई रेस्ट में रखे हुए 950 ग्राम के टुकड़े से टकराती है और उसमें फंस जाती है, पूर्णतः अप्रत्याशित टक्कर, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, निकाय में गतिज ऊर्जा में कितनी हानि होगी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी बतानी है परसेंटेज। तो देखिए छोटा सा डायग्राम बनाऊंगा समझाने के लिए, मान लिया ये हमारे पास में कोई भी एक गोली है जिसका द्रव्यमान आपको दे रखा है 50 ग्राम, कन्वर्ट कर लेंगे, स्पीड जो दे रखी है इसकी वो आपके पास में है 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, आगे गति करती हुई किसी भी एक ब्लॉक से टकराती है, ये जो ब्लॉक हमारे पास में दे रखा है, इस ब्लॉक का मास है 950 ग्राम, ये हो गया इसमें। अब स्टार्टिंग के अंदर में ये रेस्ट की कंडीशन में था, जैसे ये टकराया, टकराने के बाद में क्या हुआ कि ये दोनों एक दूसरे में फिक्स हो गए, ये तो हो गया m और ये हो गया हमारे पास में छोटा m, इन दोनों की जो कॉमन स्पीड है उसको मैंने v कह दिया है, क्लियर। तो आपको पता है कि जब कभी भी दो पिंड टकराते हैं तो हमेशा अप्रत्यास्थ टक्कर में या प्रत्यास्थ टक्कर में संवेग संरक्षित रहता है, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से हम ये निकाल सकते हैं कि जब ये दोनों एक दूसरे में फिक्स हो गए तो इनकी कॉमन वेलोसिटी कितनी थी, ये निकालेंगे, क्यों, काइनेटिक एनर्जी में वेग की जरूरत पड़ती है, तो हम ये कह सकते हैं संवेग संरक्षण से m इंटू यू प्लस m इंटू वी इज इक्वल्स टू, ये बन गया आपके पास में m प्लस m, इसको मैं v डैश कह देता हूं ताकि कंफ्यूज नहीं हो आप इसमें, m कितना 50 ग्राम है, तो हम इसको लिख सकते हैं 50 डिवाइडेड बाय 1000 कर दिया, इनटू आपके पास 10 दे रखा है, ये रेस्ट कंडीशन में है, इक्वल्स टू 950 और 50 मिलके आपके पास 1000 हुआ, यानी 1 kg हो गया, इनटू हो गया v डैश, ये कट गया इससे, ये कट गया इससे, तो ये आ जाएगा आपके पास 0.5 इक्वल्स टू v डैश। कॉमन वेलोसिटी जो है आपके पास में वो निकली 0.5 मीटर पर सेकेंड। अब हमें निकालना लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, सिंपल सी तरीका है, परसेंटेज में पूछा है, तो देखिए हम कहेंगे गतिज ऊर्जा में प्रतिशत हानि जो है, गतिज ऊर्जा में प्रतिशत हानि, प्रतिशत हानि यानी परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, फॉर्मूला आपके पास में होगा डेल्टा के डिवाइडेड बाय K1 इंटू हो गया 100, ठीक है। अब देखिए डेल्टा के का मतलब है कि इनिशियल माइनस फाइनल, क्योंकि पहले काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी बाद में कम हुई तभी तो लॉस हुआ, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए K1 माइनस K2 अपॉन करके हुआ K1 मल्टीप्लाई होगा 100। अब वैल्यूज डालेंगे, K1 मतलब स्टार्टिंग में काइनेटिक एनर्जी, तो स्टार्टिंग में सिर्फ बुलेट चल रही थी, टुकड़ा जो है वो तो रखा हुआ था, तो हम ऐसे लिख सकते हैं हाफ मास हो जाएगा हमारे पास में 50 डिवाइडेड बाय कितना हुआ 1000 इनटू v स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर लिख दिया मैंने ऐसे माइनस करके, टकराने के बाद में K2 है तो ये हो जाएगा हाफ, ये बन जाएगा 1 किलो हो गया, 950 प्लस ये मिलके मल्टीप्लाई करके v स्क्वायर, तो वो लिखा हुआ 0.5, तो 0.5 का स्क्वायर,
होल डिवाइडेड बाय करके टकराने से पहले की, तो टकराने से पहले तो यही थी हमारे पास, तो हम लिखेंगे हाफ 50 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 10 का स्क्वायर, और लास्ट में देखिएगा 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो देखिए हाफ से हाफ जो है वो कॉमन आगे कट जाएगा, ये क्या बन जाएगा 100, 2 जीरो आ गई, 1 जीरो 3 कट गई, तो ये तो बन गया 5 माइनस 0.5 का स्क्वायर करोगे तो 0.255 डिवाइडेड बाय करके देखिए स्क्वायर करोगे 2 जीरो 1 जीरो 3 हो गई, कट गई, तो ये बन गया 5 आपके पास में। अब देखो अलग अलग कर लो आप इसको, ये हो गया 5 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 0.25 डिवाइडेड बाय 5, 1 माइनस इसको इससे काटोगे तो 0.05 आएगा, 0.05, एक में से 0.05 गया तो 0.95, परसेंटेज निकालना 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा 95%। यानी करना क्या है, सिंपल सी चीज, काइनेटिक एनर्जी में लॉस कैसे निकालते हैं, पहले गतिज ऊर्जा बाद में गतिज ऊर्जा डिवाइडेड बाय प्रारंभिक गतिज ऊर्जा इनटू 100 करके। तो मुझे यहां पर फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए स्पीड निकालने की जरूरत थी, इसीलिए मैंने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा के कॉमन वेलोसिटी निकाली। 95% एनर्जी लॉस होगी, तो देखिए सबसे पीछे छुपा हुआ आंसर हमारे पास में, यानी 7वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास डी ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको फिर बता रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होते हैं, तरीका मैं बताऊंगा आपको कैसे सॉल्व करना है। आपसे कह रहा है पानी की एक बाल्टी जिसका द्रव्यमान है 15 किलोग्राम, इसे 15 मीटर गहरे कुएं से ऊपर की ओर खींचा जाता है, यहां तक तो ठीक है, पर आगे इसने क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड बना दिया कि बाल्टी में एक सुराग होने के कारण उसमें से 6 किलोग्राम पानी बाहर निकलता है, यानी जब तक 15 मीटर की ऊंचाई तय कर रहा है तब तक धीरे 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 पानी निकलता जाएगा, और 15 मीटर की ऊंचाई तय करेगा तब तक टोटल उस सुराग में से 6 किलोग्राम पानी बाहर निकल जाता है, धीरे धीरे एक साथ नहीं निकलता है। बाल्टी को ऊपर खींचने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा, मैं थोड़ा सा डायग्रामेटिकली आपके सामने बनाऊंगा। आपने कहा ये हमारे पास में एक बाल्टी हो गई, यहां पर ये बकेट बना दी हमने इसमें, इस बाल्टी का द्रव्यमान m इज इक्वल्स टू, यहां पर कितना था 15 केजी, 15 केजी। अब इसमें क्या है कि एक छोटा सा सुराग कर दिया हमने, ये छोटा सा होल कर दिया, सुराग करने के कारण क्या हो रहा है कि इसके अंदर में जो पानी था, वहां तक तो पानी फुल भरा हुआ था, अब वो धीरे धीरे पानी बाहर निकल रहा है इसमें। अब इसको पहुंचाना है आपको इस जगह पे, यहां पर पहुंचाना है, और जब यहां पर ये पहुंचेगा तो अब पूरा पानी नहीं आएगा, मुझे पता है कि 15 में से 6 निकल गया, तो यहां तक तो आपके पास में 9 केजी ही पहुंचा, ठीक है, क्योंकि 6 केजी माइनस हो जाएगा, पर 6 केजी एक साथ माइनस नहीं हो रहा, धीरे धीरे जा रहा है। तो आप कहोगे इसको मैं अगर यहां से यहां पहुंचाऊं ऐसे, तो मुझे निकालना है यहां से यहां तक का कार्य कितना हुआ। तो देखिए वेरिएबल चीज हो रही है, फोर्स चेंज हो रही है, इसके हिसाब से चेंज हो रही है, धीरे धीरे m चेंज हो रहा है। तो मैं एक छोटा सा काम करूंगा कि मैंने कहा यहां से लेकर यहां तक का वर्कडन निकालता हूं, dx हो गया, यहां से यहां तक जो मैं इसको खींच के लाया वो मैंने इसको डिस्टेंस कवर करवाया कितना x, यानी क्या है ध्यान से देखिए, छोटे से भाग का मैं कार्य निकाल देता हूं, फिर इंटीग्रेट कर दूंगा। इंटीग्रेट कैसे करूंगा, x इक्वल्स टू 0 से लेकर x इक्वल्स टू 15 तक, क्योंकि 15 मीटर गहरा कुआं है तो 0 से लेकर 15 मीटर तक ये इंटीग्रेशन की लिमिट हो गई। पहले छोटा सा कार्य निकाल दूंगा मैं dx का, ठीक है। तो देखिए आप ये कह सकते हो कि वर्कडन जो होगा हमारे पास में वो बनेगा x1 से x2 तक f इंटू dx। ध्यान से देखिएगा, अब ये आपके पास में फोर्स क्या है, फोर्स है यहां से लेकर यहां तक जो फोर्स लग रही है। अब देखिए हमें पता है कि जो F है इसका फॉर्मूला होता है आपके पास में m इंटू जी होता है। अब देखिए m क्या है, वो मास जो यहां से लेकर यहां तक पहुंचने पे बचा, यानी जब ये पिंड यहां पर पहुंचा था उस समय पानी का मास कितना था, जब पानी यहां से रवाना हुआ तब तो 15 केजी था,
पर जब x मीटर हाइट कवर करेगा तो 15 केजी नहीं रहेगा, कुछ लीक हो जाएगा। तो हमें यह निकालना पड़ेगा कि हर 1 मीटर पे पानी कितना लीक हो रहा है। इसमें दे रखा है कि 15 मीटर पे तो टोटल 6 केजी लीक हो जाता है। हर 1 मीटर पे कितना लीक हो रहा है, फिर हम निकालेंगे x मीटर पे कितना लीक हुआ, वो माइनस कर देंगे। तो रफ में जाते हम ये कह सकते हैं कि 15 मीटर डिस्टेंस कवर किया तो 6 केजी पानी लीक हुआ। ठीक है, 1 मीटर डिस्टेंस कवर करने पे कितना पानी लीक होगा, 6/15। इसको जब काटोगे तो ये बन जाएगा 0.4 केजी, यानी हर 1 मीटर पे 0.4 केजी पानी लीक हो रहा है। और हमें निकालना x मीटर पे, तो हम कहेंगे x मीटर जो है उस पर जो पानी लीक हो रहा है वो 0.4 x केजी हो। अब देखिए इस भाग में इतने से भाग को कवर करने पर 0.4x पानी लीक हो गया। ठीक है, तो यहां से रवाना हुआ था 15 केजी और 0.4x भाग पानी लीक हो गया, तो शेष कितना बचा, m इज इक्वल्स टू 15 में से 0.4x माइनस कर देंगे, तो ये m की वैल्यू यहां आ जाएगी। हम ये लिख सकते हैं इसमें, अब जो टोटल वर्क डन होगा हमारे पास W इज इक्वल्स टू लिमिट 0 से लेकर 15 तक, m की जगह वैल्यू आ जाएगी 15 माइनस 0.4x इंटू हो गया आपके पास में g, इंटू हो गया इसमें dx, क्योंकि g साथ में था। अब देखो dx से मतलब इंटीग्रेट करेंगे, g को बाहर फेंक देते हैं हम इसमें, w इज इक्वल्स टू g बाहर आ गया, इंटीग्रेशन लिखेंगे तो ये बन जाएगा 15x माइनस 0.4x स्क्वायर अपॉन 2, तो लिमिट है 0 से लेकर 15 तक। अब इसको सॉल्व करना आपको, तो देखिए w इज इक्वल्स टू g की वैल्यू होती है 10 लिख दी मैंने, 15 को यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 225, माइनस करके 15 का स्क्वायर किया आपने तो ये बना 225, और इसको भाग लगाया तो इसमें ये हो गया आपके पास में 0.2, यानी 0.2 इंटू 225, माइनस करके तो जीरो ही है, 225 कॉमन खींच लो तो ये बन जाएगा 10 इंटू 225 मल्टीप्लाई 1 में से 0.2 माइनस किया तो ये बन गया 0.8, मल्टीप्लाई करें ये हट गया 0 से, 8 से मल्टीप्लाई करें तो देखिए 8 से मल्टीप्लाई करें तो हम करेंगे 8 पंजे 40 का 0 हासिल लग गया 4, 16 20 हासिल 2, 16 17 18, तो 1800 जूल जो है ये इतना कार्य करना पड़ा इस पानी को नीचे से ऊपर खींचने। देखिएगा ध्यान से इस सवाल को, आपको क्या दे रखा है कि 15 मीटर कवर करने पे 6 केजी पानी लीक हुआ, तो ये एक साथ नहीं, बच्चे कई बार गलती क्या करते हैं 15 में से 6 डायरेक्ट माइनस करके 9 निकाल लिए और फिर अपना आंसर निकालते नहीं। आपको पता है कि धीरे धीरे पानी का लीकेज हो रहा है इसमें, तो पहले छोटे से भाग का कार्य निकालना फिर इंटीग्रेट करना 0 से 15 तक, तो 1800 जूल जो है इतना कार्य करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास में सी ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एक कण पर आरोपित शक्ति समय के साथ परिवर्तित होती है, इक्वेशन की फॉर्म के अनुसार परिवर्तित होती है। टी आपके पास में टाइम है सेकंड्स में, और 2 सेकंड से लेकर 4 सेकंड के मध्य इसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा। देखिए पावर का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, पावर इज इक्वल्स टू होता है वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। आपको इसमें थोड़ा सा सुधार करना पड़ेगा, वर्क की जगह यहां पर हम यूज करेंगे काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब ये आपसे कहना चाह रहा है कि गतिज ऊर्जा में कितना चेंज होगा। चेंज होने के लिए आप इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो P इज इक्वल्स टू टी काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय dt लिख सकते हैं हम, कोई दिक्कत ही नहीं है। परिवर्तन चाहिए मुझे तो मुझे डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो ऊपर भी डी लगा दिया नीचे भी डी लगा दिया। अब आपको ये वैल्यू तो चाहिए तो इसको यहां शिफ्ट कर दो, यानी गतिज ऊर्जा में काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज होगा वो होगा P इंटू डी टी। अब देखो P की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये लिखी हुई आपके सामने, तो हम कहेंगे ये है 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1, और ये हो गया dt। अब ये तो है डी के ई, अब पूरा चेंज निकालना है आपको, तो आपको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, जो लिमिट दे रखी है 2 से लेकर 4 तक। तो हम कहेंगे गतिज ऊर्जा में
गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू, इंटीग्रेट कर देंगे लिमिट 2 से लेकर 4 तक, और ये बन जाएगा 3t² माइनस 2t प्लस 1, और ये बन गया dt। इंटीग्रेट कर दो, आपका आंसर आपके सामने। ये बन जाएगा इसमें देखो 3t³ अपॉन 3 माइनस 2t² अपॉन 2 प्लस t हो गया 2 से लेकर 4 तक। ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, तो t³ पहले 4 की वैल्यू रखेंगे इसमें, तो ये बन जाएगा आपके पास में 64 माइनस t² 16 बन गया, प्लस करके 4 माइनस करके लोअर लिमिट रखेंगे, तो ये बन जाएगा आपके पास में 8 माइनस 4 प्लस 2। अब सॉल्व कर लो इसको। देखिए 64 में से 64 और 8, 64 और 4 68 हो गया, 68 में से 16 गया तो ये बन गया 52, माइनस करके 8 में से 4 गए 4, 4 और 2 6, तो आपके पास में आ जाएगा 46, और गतिज ऊर्जा निकालनी है तो आंसर आएगा जूल। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 46 जूल है, तो 46 जूल देखिए 9th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास में ए ऑप्शन दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10वां, एक इंजन 100 किलोवाट की शक्ति उत्पन्न करता है, इतनी पावर जनरेट करता है, 200 केजी द्रव्यमान को 40 मीटर की ऊंचाई तक ले जाने में कितना समय लगेगा? तो यानी आपको पावर दे रखी है तो पावर का फॉर्मूला लगाना है। पावर इज इक्वल्स टू होता है वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। अब वर्क काइनेटिक की फॉर्म में हो सकता है, पोटेंशियल की फॉर्म में हो सकता है, वेरिएबल की फॉर्म में हो सकता है, पर यहां पर तो हाइट की बात कर रहा है, तो इसको मैं लिख सकता हूं m इंटू जी इंटू एच अपॉन टी। तो देखो t निकालना है तो p को नीचे शिफ्ट करेंगे, तो t इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा mgh अपॉन हो गया आपके पास p। मास कितना है 200, g कितना है 10 दे रखा चला के इसने, इंटू हाइट कितनी है 40, डिवाइडेड बाय, बच्चा जल्दबाजी में गलती करता है 10 किलोवाट दे रखा है, तो 10 के आगे किलो मतलब ये 3 जीरो आएंगी इसमें, तो देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये आएगा आपके पास में 8 सेकंड का समय। अब कई बार बच्चा क्या होता है, ये 3 जीरो लगाता नहीं, 1 से काट लेता है, तो आंसर आता है उसके पास में 8000, तो बच्चा बोलता है 8000 सेकंड तो दे नहीं रखा, वो किलो जो है उसको 1000 में कन्वर्ट करके सॉल्व करना पड़ेगा, तो 8 सेकंड यानी 10वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास ए ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, 6 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु पर कार्यकारी बल जिसमें समीकरण S इक्वल्स टू इतना है, यानी डिस्प्लेसमेंट जो है वो टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है, के अनुसार विस्थापन उत्पन्न करता है, t समय है, बल द्वारा 2 सेकंड में किया गया कार्य कितना होगा? बड़ा सिंपल सी चीज है, वर्क डन निकालना है। तो आप लोगों को पता है कि डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, मास दे रखा है, टाइम की वैल्यूज दे रखी है, इसका मतलब कार्य ऊर्जा प्रमेय W इज इक्वल्स टू हम कह सकते हैं हाफ m P2² माइनस V1²। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन को ही हम कार्य कहते हैं। देखिए V1 V2 निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए पहले इसका डिफरेंशिएशन कर दें। V इज इक्वल्स टू होता है ds अपॉन dt, d अपॉन dt लिख दिया, s का डिफरेंशिएशन t² अपॉन 4 करके, तो 4 बाहर आ जाएगा और डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2t, हट गया आपस में, यानी t अपॉन कितना हुआ 2 हुआ। तो देखिए V1 की जब वैल्यू निकालनी है तो उस समय t की वैल्यू मुझे रखनी पड़ेगी स्टार्टिंग की, यानी ये पूछ रहा है 2 सेकंड में, तो t इज इक्वल्स टू 0 रखना पड़ेगा, तो 0 अपॉन 2 इट विल बी 0, यानी रेस्ट कंडीशन में था। V2 निकालना है मुझे तो 2 सेकंड के बाद चाहिए मुझे 2 सेकंड, यानी 2 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू कितना होगा 1 हो जाएगा आपके पास में मीटर पर सेकंड। वैल्यू डाल दीजिए, आपका आंसर आपके सामने, चेक कर लेते हैं। W इज इक्वल्स टू हाफ, मास है 6 kg, तो देखिए साथ में क्या दे रखा है V2² माइनस V1², यानी 1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, ये कट गया 3 हो गया, तो W इज इक्वल्स टू आपके पास में आएगा 3 जूल,
यानी जो वर्क डन हुआ हमारे पास में वो 3 जूल है। 3 जूल 11वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास डी ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, आप लोगों को यहां दे रखा है ग्राफ, और ग्राफ में आपसे दो चीजें दे रखी है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। तो एक सिंपल सी चीज मैंने आपको बता रखी है कि अगर कभी भी क्वेश्चन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ आएगा तो हमेशा ध्यान रखना, इसमें फोर्स डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ में अगर इसका एरिया निकालना है तो एरिया अगर निकालूं तो कार्य निकल जाएगा मेरे पास में। तो देखिए आपसे पूछ क्या रहा है, वर्क डन पूछ रहा है इसके अंदर में। तो वर्क डन पूछने का मतलब है कि इस ग्राफ के अंदर में जो भी डार्क लाइन दे रखी है उसका एरिया जो होगा वो वर्क डन होगा। डार्क लाइन का मतलब बच्चा कहे, हमने कहा ये देखिए यहां से ऐसे, ये क्लोज्ड पार्ट हो गया। अब कई बच्चे कहते हैं कि साहब हमें तो इसका एरिया नहीं पता, तो इसके दो टुकड़े कर सकते हो, रेक्टेंगल और ट्रायंगल, वरना ट्रेपीजियम बन रहा है आपके पास में, समलंब चतुर्भुज, उससे सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं उसी मेथड को लगाऊं तो हम कहेंगे जो कार्य है इज इक्वल्स टू, हम कहेंगे ग्राफ का क्षेत्रफल हो गया, ग्राफ का क्षेत्रफल वर्क डन है। तो देखिए ग्राफ का एरिया निकालना है मुझे, सब पॉजिटिव भाग दे रखा है तो माइनस करने का कोई झंझट नहीं है। क्या बन जाएगा, हाफ मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड, समानांतर भुजाओं का योग, 3 से लेकर 12 तक के बीच में, 3 से 12 का मतलब हो गया 9 ये, और ये 3 से 7 है तो 4 ये हो गया। तो हम कहेंगे ये हो जाएगा 9 + 4 मल्टीप्लाई हाइट जो है यहां से लेकर यहां तक 2 जा रही है, इसमें 2 हो गया आपके पास, 2 से तो 2 कट गया, अपने पास आएगा 13 जूल। यानी इसका जो एरिया है आपके पास वही वर्क डन होगा, और एरिया निकला है 13, यानी वर्क डन विल बी 13 जूल। 12वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास सी ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, एम द्रव्यमान की वस्तु v वेग से अविलंब दृढ़ दीवार से टकराती है तथा उसी वेग से वापस लौट आती है, वस्तु द्वारा अनुभव किया गया आवेग कितना होगा। इंपल्स निकालना है, और आप लोगों को पता है कि आवेग जो होता है वो क्या होता है, डेल्टा पी, चेंज इन मोमेंटम, संवेग में परिवर्तन। तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा डायग्रामेटिकली अगर बनाऊं तो आप इसको ऐसे कह सकते हो, देखो ये मान लो दीवार बना दी हमने, ठीक है, एक गेंद जो है इस प्रकार से आई और उसी रूट पे वापस निकल गई, ऐसे आई थी और ऐसे ही चली। एम द्रव्यमान की गेंद थी, v वेग से आई, और टकराने के बाद में द्रव्यमान सेम था और वेग हो गया आपके पास v हो गया, ठीक है। सबसे पहली चीज है कि मोमेंटम जो है उसमें चेंज कितना हुआ, तो हम कहेंगे आवेग जो होता है, आवेग इज इक्वल्स टू, ये बनता है डेल्टा पी। तो P2 माइनस P1 भी लिख सकते हो, P1 माइनस P2 लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने कहा इसको P2 माइनस P1 कर दिया मैंने, ठीक है। P2 मतलब ये, P1 तो हो गया ये आपके पास इस डायरेक्शन, और P2 हो गया आपके पास इस डायरेक्शन। तो ये जा रहा है और ये जा रहा है, दो चीजें। तो अगर मैं इसको मानता हूं प्लस, ये मेरे पास में माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो ये बन जाएगा माइनस mv माइनस करके mv, आप इसको लिख सकते हो कि -2mv। अब कई बच्चे बोलते हैं कि सर माइनस नहीं दे रखा, देखिए आपको माइनस जो है वो बताता है चेंज हुआ, इसमें क्या हुआ है, चेंज, परिवर्तन को दर्शाता है। मैग्नीट्यूड जो आपके पास में वो है 2mv, तो हम कहेंगे आवेग जो है, देखो आवेग लिखना है, आप कहोगे कि आवेग जो हुआ हमारे पास में इसकी वैल्यू आएगी आपके पास में -2mv का मोड ले लिया, डायरेक्शन से मुझे कोई मतलब नहीं है, तो वैल्यू आ गई 2mv। अब 2mv ढूंढ लीजिए कौन सा है, आप कहोगे 13वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास बी ऑप्शन हुआ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, जब एक कुली अपने सिर पर 10 किलोग्राम द्रव्यमान का भार लेकर 5 मीटर की दूरी तक नियत वेग से गति करता है तो कुली द्वारा गुरुत्व के विरुद्ध किया गया कार्य होगा। दो कंडीशंस दे रखी हैं,
पहली कंडीशन में कह रहा है क्षैतिज दिशा में यानी हॉरिजॉन्टल में, हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज दिशा में चल रहा है, मान ली बात उसमें। दूसरे में कह रहा है ऊर्ध्वाधर दिशा में गति कर, ये भी चीज कंसिडर कर ली। तो आपने कहा कि नंबर सेकेंड ऊर्ध्वाधर, जिसको आप कहोगे वर्टिकल डायरेक्शन। तो सबसे पहले हमने कहा कि ये है आदमी, कुली मान लिया कि इस डायरेक्शन में चल रहा है, अपने सिर पर इसका जो बोझा रखा हुआ है वो आपके पास में हुआ m इजिकल्स टू 10 kg, ठीक है। तो फोर्स लगेगी नीचे की ओर m इंटू जी, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन, इन दोनों के बीच का एंगल हो गया 90 डिग्री। वर्क इजिकल्स टू फॉर्मूला होता है एफ डी कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू हमारे पास 90 डिग्री है और कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, वर्क डन इजिकल्स टू 0। तो आप कहोगे क्षैतिज दिशा में किया गया कार्य तो होगा 0। अब ऊर्ध्वाधर वर्टिकल जा रहा है तो उसकी बात करते हैं। यही कुली अपने सिर पर इस बक्से को रख के नीचे की तरफ जा रहा है, आप कहोगे एम जी भार, फोर्स भी नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ, दोनों के बीच में एंगल हो गया 0 डिग्री। तो वर्क निकालना है W इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा, F हो जाएगा M इंटू जी, डिस्प्लेसमेंट हो गया D और कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों हमेशा 1 होती है, ठीक है। मास कितना दे रखा आपको 10 kg, ग्रेविटी है 10 और डिस्प्लेसमेंट कितना करना है 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट करना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 500 जूल। तो पहले का आंसर आया 0, दूसरे का आंसर आया 500। तो पहले का आंसर 0, दूसरे का आंसर 500, ये ऑप्शन हुआ। बाकी भी चेक करते हैं, उल्टा दे रखा है, ये उल्टा दे रखा है, ये उल्टा दे रखा है। क्लियर? 14 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास ए ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, एक वस्तु y दिशा में गति करने के लिए बाध्य है, इस पर कितने न्यूटन का फोर्स लग रहा है? जब वस्तु की 10 मीटर दूरी गति हो जाती है तो बताइए वर्क डन कितना? ध्यान से देखिएगा, आप लोगों को वेक्टर फॉर्म में दे रखा है, आपसे कह रहा है कि कोई भी एक वस्तु है, ये ऐसे, इस पर एक फोर्स लग रहा है, फोर्स की वैल्यू कितनी दे रखी है -2i प्लस 15j और प्लस करके 6k न्यूटन है, ठीक है, ये हो गई। अब ये कह रहा है कि वाई अक्ष में जा रही है, वस्तु जा रही है इस दिशा, ऐसे जा रही है, यहां पर पहुंचेगी और डिस्टेंस कितना कवर किया इसने 10 मीटर का, तो यहां पर मैं डिस्प्लेसमेंट कह सकता हूं वाई अक्ष में वेक्टर फॉर्म, एक्स होता आई कैप, वाई होता जे कैप, जेड होता के कैप। वाई में जा रहा है तो ये हो गया 10j मीटर, ये है आपके पास। अब वेक्टर फॉर्म तैयार की हमने, एफ तो दे रखा था, डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो आप कहोगे W इज इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है एफ डॉट एस। एफ की वैल्यू आपके पास कितनी है -2i प्लस 15j प्लस 6k, डॉट करके एस की वैल्यू हो गई आपके पास में 10j, जे से मल्टीप्लाई होगा, आई के पास नंबर नहीं है तो 0, ये हो जाएगा 150 प्लस 0, आपका आंसर आया 150 जूल। यानी हम ये कह सकते हैं कि 15वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 150 जूल। तो देखिए ये हो गया ए ऑप्शन। बच्चे गलती कहां करते हैं, इसको तो दे रखा है वेक्टर फॉर्म में, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर्म में नहीं है, तो इसने डायरेक्शन एक्स बोलता ना अगर यहां, तो हम यहां लिखते 10i कैप, जेड बोलता तो 10k कैप लिखते। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, 5 न्यूटन बल के अंतर्गत एक वस्तु सीधी रेखा में 10 मीटर की दूरी से चलती है, ठीक है। यदि बल द्वारा उत्पन्न कार्य इतने जूल है तो बल व विस्थापन के मध्य का कोण बताइए। सिंपल सी चीज है, देखिए W इज इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है F इंटू डी कॉस थीटा। वर्क डन आपको दे रखा है कितना 25 जूल, लिख दिया हमने 25। फोर्स कितनी है 5 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट आपके पास में है 10 मीटर और ये लिख दिया कॉस थीटा। तो देखो ये इससे कटेगा 5 हो गया,
10 नीचे आ जाएगा, यही काट देता हूं मैं, 2 हो गया, नीचे आ गया, तो cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। बच्चे यहां तक भी निकाल देते पर गलती करते, cos थीटा की वैल्यू नहीं पता। cos 1/2 होता है 60 डिग्री पे, क्यों sin 30 डिग्री 1/2 होता है तो cos 60 होगा, तो इसको मैं लिख सकता हूं cos 60 डिग्री। कंपेयर कर लो, cos से cos कट गया, थीटा इज इक्वल्स टू हो गया 60 डिग्री एंगल होगा उन दोनों के बीच में। 16वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास सी ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 10 केजी द्रव्यमान के ब्लॉक को चिकने घर्षण रहित फ्रिक्शनलेस नत तल पर, जो कि 5 मीटर लंबा और 3 मीटर ऊंचा है, पर चढ़ाने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा। तो पहले डायग्राम बना के मैं आपको समझा दूं ये चीज करनी कैसे है। ये देखिए, ये डायग्राम आपको दे रखा है, यहां पर कोई भी एक बॉक्स रखा हुआ है, उस बॉक्स का मास दे रखा है आपको 10 के, ठीक है। इसको यहां से लेकर यहां तक ले जाओ, इधर तक, ठीक है। अब बच्चा गलती क्या करता है मैं वो भी बता दूं आपको। देखो, आपको ये दे रखा है कि 5 मीटर तो है लंबा और 3 मीटर जो है ये है ऊंचा, 3 मीटर ऊंचा हो गया, ठीक है। आपको निकालना है कि कितना कार्य करना पड़ेगा, सिंपल सी चीज है। तो हमें पता है कि वर्क डन इज इक्वल्स टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। तो आप ये कह सकते हो W इज इक्वल्स टू, फोर्स कितनी लग रही है, इस पर फोर्स लग रही है M इंटू जी, तो आप कहोगे 10 इंटू 10 हो गया विस्थापन। अब बच्चा गलती क्या करता है, पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये निकालने की कोशिश करता है। यहां क्या लिखा हुआ है, विस्थापन लिखा हुआ है। अगर आप ऐसे ले जाओगे तो दूरी बन गई, तो विस्थापन का मतलब क्या है, जो स्टार्टिंग पॉइंट था और जो एंडिंग पॉइंट था, इनके बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है, मिनिमम डिस्टेंस होता है, उसी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन की डेफिनेशन क्या बताई थी आपको मोशन इन वन डायमेंशन में, लघुत्तम दूरी, शॉर्टेस्ट पाथ। तो सबसे छोटा पाथ तो ये हो गया हमारे पास जो 3 मीटर होगा, इंटू करके हमने कर दिया इसको 3, W इज इक्वल्स टू ये बन जाएगा आपके पास 300 जूल। तो इसे ऊपर चढ़ाने में जो कार्य करना पड़ा वो हमारे पास में 300। अब बच्चा कहे 300 है नहीं, तो इसने क्या किया है, इसको ऐसे लिखा, देखो जी की जगह 9.8 दे रखा है इसमें, तो 10 इंटू 9.8 इंटू 3, ये 10 इंटू इसको मल्टीप्लाई कर 8 3 जा 24 कैरी 2 27 29.4, ये हो जाएगा 294 जूल। देखिए 294 आया, 9.8 लेने से, अगर 10 लेते हो तो 300, तो 294 कौन सा, 17वें क्वेश्चन का हमारे पास करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, एक m द्रव्यमान और l लंबाई की एक चेन टेबल पर इस प्रकार लटक रही है कि उसका 1/6 पार्ट टेबल के किनारे से नीचे की ओर फ्रीली सस्पेंडेड है, स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ है। तो इस चेन को पूरी टेबल पर खींचने के लिए किया गया कार्य, ध्यान से देखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं जिसमें फिजिक्स आती है आप लोगों के 11th क्लास की, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या दे रखा है इसमें, देखिए मान लिया एक हमारे पास में ये टेबल हो गई, ये हो गई टेबल। इस टेबल की सतह पर ऐसे कोई भी एक चेन रखी हुई है, इसकी सरफेस पे हमने किसी भी एक चेन को, जिसे श्रृंखला कहते हैं, उसको सस्पेंड कर रखा है, ठीक है। मान लिया, मैं ट्रिक बता रहा हूं इसमें, आपसे कहा जाए ये पूरी चेन जो है इसकी लेंथ हो गई हमारे पास l, इसका मास हो गया हमारे पास m, यहां से लेकर यहां तक का जो भाग है हमारे पास में ये है L/6, क्योंकि सवाल में दे रखा है 1/6 पार्ट सस्पेंड हो रखा है, ठीक है। अब इस भाग को, इतने से भाग को ऊपर खींचने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो शॉर्ट ट्रिक ध्यान से सुनिएगा इसकी, शॉर्ट ट्रिक। कारण क्या है, कंपटीशन एग्जाम में आपके पास सब कुछ होता है परंतु समय नहीं होता है, तो समय को बचाने के लिए बेसिक फंडे यूज किए जाते हैं। तो जो भी वर्क डन होगा कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम कहेंगे वर्क डन इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला पता है m इंटू जी इंटू एच होता है। अब मास कौन सा लेना है, जो भी लटका हुआ भाग है इसके सेंटर ऑफ मास
को यूज करना है, यानी सेंटर ऑफ मास को। तो हम कहेंगे m की वैल्यू आएगी आपके पास m। अब ये m कौन सा है, तो हम कहेंगे लटके हुए भाग का द्रव्यमान, यानी मास ऑफ द सस्पेंडेड पार्ट इनटू ग्रेविटी, आपको पता g है। अब बात आती है L की। L क्या है, ये जो सेंटर ऑफ मास है, इस सेंटर ऑफ मास से नीचे का जो भाग होगा वो है, यानी जो भी लटकी हुई लेंथ दे रखी है उसको हाफ कर दो। तो बच्चा कहेगा सर ये वाला जो भाग हमारे पास है इस पूरे का आधा है, इट विल बी L/2L हो जाएगा। तो हम कहेंगे ये बन गया आपके पास में L/12। वैल्यू पुट कर दीजिए। अब हमें बात करनी है लटके हुए भाग का द्रव्यमान हमारे पास कितना है। सिंपल सा फंडा देखिए, L लेंथ जो है उसका मास हो गया हमारे पास m, यूनिट लेंथ जो है उसका मास हो गया m/L, और L/6 पार्ट जो लटक रहा है उसका मास कितना हो गया, तो हम कहेंगे m/L इंटू L/6। कैंसिल आउट हो गया, इट विल बी m/6। 1/6 पार्ट जो है सस्पेंड हो रहा है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं, आंसर आपके सामने। ये बन जाएगा m/6 इंटू m/6 इंटू g इंटू ये बन गया आपके पास में L/12। देन द वर्क डन इज इक्वल्स टू mgl डिवाइडेड बाय 72, यानी ये वर्क डन करना पड़ेगा मुझे उस चेन को ऊपर की ओर पुल करने के लिए। तो ऑप्शन देख लीजिए कौन सा, 36 है, 72 है, 6 है, 4 है। 18 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास में सी ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। एक 300 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु का वेग किसी क्षण इतना है, ठीक है, उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। सिंपल सी चीज है, वेक्टर फॉर्म में दे रखा है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हमारे पास हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। वेलोसिटी आपको दे रखी है वेक्टर फॉर्म में, इसको स्केलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए v इज इक्वल्स टू, वेक्टर में आपको दे रखा है कि 3i प्लस 4j। तो सबसे पहले हम इसका मॉड निकालेंगे। मॉड निकालने पे ये बन जाएगा रूट में 9 प्लस 16, रूट में 25, इट विल बी 5। ये वैल्यू पुट कर देंगे तो आपके पास कितना बनेगा, 1/2। मास हो गया 300 ग्राम, तो 300 डिवाइडेड बाय 1000। v स्क्वायर, वेलोसिटी 5 है आपके पास में, स्क्वायर करोगे 25। डबल जीरो इससे कैंसिल आउट हो गए, ये बन जाएगा 75 डिवाइडेड बाय नीचे हो गया 20। तो देखो जीरो हटा देंगे पॉइंट लग जाएगा, और इसको काटोगे तो ये बन जाएगा आपके पास में 3.75। 3.75 जूल जो है वो हमारी एनर्जी है। अब देखिए दोनों में एक जैसे दे रखे हैं, तो इसको आप एक काम कर सकते हो कि इसको चेंज करके हम 0.735 कर देते, तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 3.75, यानी 19वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट, दो वस्तु 1 kg और 4 kg की समान गतिज ऊर्जा से गति कर रही है, सेम काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रही है, उनके लीनियर मोमेंटम का रेशियो बताइए। तो दोनों में रिलेशन चाहिए होगा आप लोगों को। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू p स्क्वायर अपॉन होता है 2m, ठीक है। अब देखिए दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो k1 इज इक्वल्स टू, ये हो गया हमारे पास p1 स्क्वायर अपॉन 2m1, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड के लिए तो आप कहोगे k2 इज इक्वल्स टू p2 स्क्वायर अपॉन 2m2, सेकंड इक्वेशन। अब ये कह रहा है कि k1 और k2 आपस में बराबर हैं एक दूसरे, तो p1 स्क्वायर अपॉन 2m1 इज इक्वल्स टू p2 स्क्वायर अपॉन 2m2। ये कट गया इससे, दोनों के मोमेंटम का रेशियो निकालना, इसको नीचे शिफ्ट करो, p1 अपॉन p2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये ऊपर चला जाएगा m1 अपॉन m2। अब देखो m1 अपॉन m2 की वैल्यू कितनी है, 1/4 हो गया, स्क्वायर हटा दो इसमें से, तो p1 अपॉन p2 इज इक्वल्स टू 1/4 का रूट लगाना पड़ेगा मुझे, इट विल बी 1/2। 1:2 हमारा करेक्ट आंसर होगा। 20वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दोस्तों ए ऑप्शन है आपके पास।